Hello class, in this video we are going to revise the entire syllabus of business studies as there is an examination of business studies on 9 जुलाई। उससे पहले हम 1 से लेकर 12 तक जितने भी चैप्टर्स है बिजनेस स्टडीज के उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज को डिस्कस करेंगे और साथ ही हम कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको भी मैं साथ के साथ आपको रिवाइज करवा दूंगी ताकि आपको एक रिमाइंडर हो जाए और जब आप रिविजन करने के लिए बैठे तो आपको प्रॉब्लम ना हो कौन सा टॉपिक को ज़्यादा एम्फेसिस करना है और कौन से टॉपिक पे कम एम्फेसिस करना है। इसके लिए मैंने आपके जो चैप्टर्स हैं 12 चैप्टर्स उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है 1 to 4, 5 to 8 और 9 to 12। तो मैं आपको 3 वीडियोस दूंगी और ये जो पहला वीडियो है इसमें हमने 1 से 4 तक के चैप्टर्स को कवर किया है और केस स्टडीज को कवर किया है अलॉन्ग विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। आई होप ये आपकी हेल्प करेगा आपको रिविजन करने में। Let's start with the first case study, which is from the very first chapter, Nature and Significance of Management. देखिए पहली केस स्टडी जो है अमन अहमद अली की है। They are the partners in a firm engaged in the distribution of dairy products in Maharashtra state. Aman is the holder of senior secondary school certificate from the CBSE board with business studies as one of his elective subjects। ये वाला केस स्टडी आई होप आप लोगों ने कई बार किया भी होगा। Ahmad has done post-graduation in history and Ali in dairy farming. One day there was a serious discussion हुआ अहमद और अली के बीच में नेचर ऑफ मैनेजमेंट को लेकर। जब आप मैनेजमेंट का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी होती हैं जिसमें मैनेजमेंट की मीनिंग होती है, मैनेजमेंट के फीचर्स होते हैं, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मैनेजमेंट का नेचर होता है। तो उन्होंने मैनेजमेंट के नेचर को लेकर डिस्कशन किया और अहमद आर्ग्यूड दैट मैनेजमेंट वाज अ प्रोफेशन बट अली ने बोला कि उसके अगेंस्ट बोला कि लीगल और मेडिकल प्रोफेशंस ही सिर्फ प्रोफेशंस होते हैं क्योंकि वो प्रोफेशन की सारी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। और एली ने आर्ग्यू किया कि नहीं, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन नहीं है। Aman, on the basis of his knowledge of business studies, explained the nature of management as a profession to Ahmad and Ali. Explain how Aman would have satisfied Ahmad and Ali। अब देखिए अहमद और अली एक फेवर में था। ये बोल रहा था कि एक ने बोला कि मैनेजमेंट तो प्रोफेशन है, एली ने बोला कि भाई मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। तो डेफिनेट सी बात है जब अमन ने एक्सप्लेनेशन दी होगी तो अमन ने ये बताया होगा, वो सारे पॉइंट्स डिस्कस किए होंगे जिसमें ये बोला जाता है कि भाई मैनेजमेंट प्रोफेशन है क्योंकि मैनेजमेंट में प्रोफेशन के फीचर्स होते हैं। और एली वाले भी सारे पॉइंट्स उसने डिस्कस किए होंगे जिसके अकॉर्डिंग उसने ये बताया होगा कि देयर आर सर्टेन पॉइंट्स ड्यू टू विच वी कैन नॉट से कि मैनेजमेंट पूरी तरह से प्रोफेशन है। इस तरह से हमें इसकी एक्सप्लेनेशन देनी होगी और हमें मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन के सारे पार्ट्स को कवर करना होगा। वो सारे पॉइंट्स डिस्कस करने होंगे जो फेवर में भी है और जो अगेंस्ट में भी है, बिकॉज मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेज प्रोफेशन। ठीक है। अब मैनेजमेंट के प्रोफेशन की अगर मैं मैनेजमेंट के नेचर की अगर मैं बात करती हूँ तो उसमें मैनेजमेंट एज एन आर्ट भी है और मैनेजमेंट एज अ साइंस भी है जिसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। एक क्वेश्चन मैनेजमेंट के नेचर पे जरूर आता है और जब आप केस स्टडी पढ़ते हैं तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि बोला क्या गया है यहाँ पे। नेचर, मैनेजमेंट के नेचर की अगर बात की जाए तो सिर्फ 3 चीजें डिस्कस करी जाएंगी उसमें, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज अ साइंस और मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो हमें सिर्फ नेचर में सिर्फ इन्हीं तीनों चीजों के बारे में क्वेश्चन में पूछा जाएगा और आपको जवाब देना है। क्वेश्चन जब आप केस स्टडीज करते हैं ना तो केस स्टडी को पढ़ना तो है ही लेकिन लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है उस पर बहुत एम्फेसिस करना है क्योंकि वहीं से हमारा आंसर गलत हो जाता है अगर हमने वहां पे ध्यान नहीं दिया है तो। आगे चलते हैं हम सेकेंड केस स्टडी में। सोनाली इज द मैनेजर ऑफ अ लार्ज कंपनी मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स फॉर किड्स। शी प्लान्स हर विंटर कलेक्शन इन द मंथ ऑफ अगस्त इटसेल्फ। ठीक है। She ensure कि there is an adequate workforce. She continuously monitors whether production is proceeding according to the plans or not. ठीक है। क्योंकि वो हमारे जो है मैनेजर है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को बोलती है कि भाई प्रमोशनल और एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स आप लोग साथ के साथ करते जाइए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फंक्शन अलग चीज है और मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स अलग चीज है। अगर मैं मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स की बात करूँ तो मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट हमने 2-3 कॉन्सेप्ट ही हमने पढ़ा है लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है तो फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ना है, दैट इज कोऑर्डिनेशन। तो क्योंकि सोनाली खुद मैनेजर है वो खुद सेल्स को बढ़ाने के लिए प्लान कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लानिंग कर रही है और उसने मार्केटिंग डिपार्टमेंट को बोला हुआ है प्रमोशनल और एडवर्टाइजिंग कैंपेन करने के लिए। What does it mean? She is asking for coordination from the other department. So there is the concept which has been discussed
इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन। उसके बाद आपको कोऑर्डिनेशन के सारे फीचर्स बताने हैं। भाई कोऑर्डिनेशन अपने आप में मैनेजमेंट का एक फंक्शन है, ये मैनेजमेंट का कोई सेपरेट फंक्शन नहीं है। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन सब का एसेंस होता है कोऑर्डिनेशन, क्योंकि मैनेजमेंट के किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए व्हाट वी नीड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का टॉपिक भी आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। उसमें आपको 3 चीजें पढ़नी है, एक तो कोऑर्डिनेशन के फीचर्स, प्लस में कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कोऑर्डिनेशन से बनता है दैट इज कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें आपको 2 चीजों को एक्सप्लेन करना है विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, कि coordination is prevailed in all the 3 levels of management and as well as it is founded in the all the functions of management। ठीक है, आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई 5 फंक्शन है मैनेजमेंट के, पांचों में कोऑर्डिनेशन होता है और 3 लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के, टॉप, मिडिल और लोअर, तीनों में कोऑर्डिनेशन होता है। अगर कोऑर्डिनेशन इज मिसिंग फ्रॉम द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कैन नॉट ऑपरेट एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ठीक है, हमें ये बात पता है। दिस इज जस्ट फॉर द रिवीजन पर्पस, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रही हूँ। उसके बाद दूसरे नेक्स्ट केस स्टडी पे चलते हैं। रामानुजन ज्वाइंस एन आईटी फर्म एज अ सिस्टम एनालिस्ट। After completion his masters in computer science, as the nature of his work demand, he has to work in very close coordination with the departmental head of the firm. Very soon Ramarjuna ने realize किया कि each departmental head have their own style of working. They differ directly in their day-to-day approach to work. They tend to deal with the given situation and issue or problem through the combination of their own experience, creativity, imagination, initiative and innovation. These are the words which we have to kept in mind when we are going to solve the case studies. ठीक है, कीवर्ड्स को ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि भाई नेचर ऑफ मैनेजमेंट बताना है। इस क्वेश्चन में भी कौन सा मैनेजमेंट का नेचर हाईलाइट हो रहा है। देखिए कीवर्ड्स की हेल्प से ही हमें पता लगेगा कि कौन सा नेचर ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइट हो रहा है। उसके अलावा अगर आपको केस स्टडी पढ़ के डायरेक्टली क्लियर हो पा रहा है तो इट इज वेरी गुड। अगर नहीं हो पा रहा है तो देयर विल बी सर्टेन कीवर्ड्स, डेफिनेटली कुछ ना कुछ कीवर्ड्स जरूर होंगे जिससे आपको ये पता लगेगा कि यहाँ पे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन की बात की जा रही है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट की बात की जा रही है, या मैनेजमेंट एज अ साइंस की बात की जा रही है। अब क्वेश्चन से हमें पता लग रहा है कि भाई एक्सपीरियंस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन की बात की जा रही है, तो डेफिनेटली here we are discussing about management as an art। और मैनेजमेंट एज एन आर्ट के बारे में जब बोला जा रहा है तो मैनेजमेंट एक आर्ट है, कैसे है उसके सारे फीचर्स को, पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा इन दिस केस स्टडी। इस तरह से हमें नेचर ऑफ मैनेजमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैं एम्फेसिस इसलिए कर रही हूँ इसके ऊपर क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो जरूर आता है और जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है हमें। इन पॉइंट्स को आप अच्छे से कर लेंगे और उसके बाद आप ये भी तैयार कर लेंगे किस पॉइंट के अकॉर्डिंग, किस बेसिस के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट आर्ट है और किसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट साइंस नहीं है, मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। प्लीज इसको बहुत अच्छे से, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ यू ऑल नीड टू प्रिपेयर। आगे चलते हैं। यूनिक एंटरप्राइजेस इज एबल टू अचीव द टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 5000 यूनिट्स। जब आप इस तरीके के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखते हैं तो आपके दिमाग में आ ही जाता होगा कि दिस इज क्वेश्चन व्हिच इज रिलेटेड टू द एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। देयर वर 2 वर्ड्स, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ठीक है, हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। To achieve the target, they hired the extra workers on ad hoc and spent 40,000 rupees extra। मतलब ये है कि भाई 5,000 का टारगेट तो उन्होंने अचीव कर लिया था अपना, लेकिन उसके लिए उन्होंने 40,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च किए। मतलब उन्होंने अपनी कॉस्ट को कवर नहीं किया है, बट उन्होंने अपने प्रोडक्शन को टाइम पे कंप्लीट कर दिया है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि दे आर इफेक्टिव, right? Because they are completing their work within the prescribed time, but they are not able to achieve their targets within the prescribed cost. So they are not efficient, but they are effective. Was their decision to hire the ad hoc workers to achieve the target was correct? No, because जब उन्होंने इस तरीके से हायर करा है वर्कर्स को तो इसकी वजह से क्या हो गया? इसकी वजह से ये हुआ कि दे आर नॉट एफिशिएंट, राइट? Explain the concept of management highlighted above in this case study। In this case study हमें क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया है? कोऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे है बैलेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। क्योंकि कोई भी मैनेजमेंट अगर वो इफेक्टिव है, वो टाइमली कर पा रहा है अपने सारे टारगेट्स को अचीव, बट वो एफिशिएंट नहीं है,
तो फिर मैनेजमेंट जो है बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है इसका मतलब। और कोई भी मैनेजमेंट जो एफिशिएंट है बट इफेक्टिव नहीं है तो भी वो ठीक नहीं है मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे जिस कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन इन्होंने किया है वो है कि देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इन दिस वे आप इस तरीके से केस स्टडीज को सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आप ज्यादा इम्फेसिस करेंगे, ठीक है। उसके अलावा इस चैप्टर में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं दैट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में पर्टिकुलर कौन ऑफिसर का क्वेश्चन आ सकता है कि भाई पर्टिकुलर ऑफिसर इस लेवल पे काम कर रहा है, आपको लेवल बताना है और उसके फंक्शंस बताना है। तो जब लेवल ऑफ मैनेजमेंट आप याद करेंगे तो आप उसमें क्या याद करेंगे, उनमें एक पर्टिकुलर लेवल पे कौन से ऑफिसर्स आते हैं, कौन से एम्प्लॉइज आते हैं और उसके बाद उनके क्या पर्टिकुलर फंक्शंस हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर लेना है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, ठीक है, जिनको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। अब चलते हैं हम चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 इज द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इन दिस चैप्टर हमने हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल्स को पढ़ा था। हेनरी फ्योल इज known as the father of administrative management और F.W. Taylor known as the father of scientific management। हेनरी फ्योल ने 14 principles of management दिए थे और F.W. टेलर ने 4 principles दिए थे और उनकी 7 टेक्निक्स थी, ठीक है। अब देखिए एक केस स्टडी लेते हैं इसमें। स्टडी बडी प्राइवेट लिमिटेड इज डीलिंग इन स्टेशनरी इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश द स्टैंडर्ड्स of excellence and quality in material and in the performance of men and machine. The company adheres to benchmark, right? कंपनी ने क्या किया हुआ है, स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं प्रोडक्शन के। और moreover its products are available in limited varieties, varieties भी बहुत लिमिटेड हैं, बहुत ज्यादा वैरायटी के प्रोडक्ट्स नहीं है उनके पास। size and dimensions thereby eliminating the superfluous diversity of the product। आपको टेक्निक बतानी है साइंटिफिक मैनेजमेंट की। साइंटिफिक मैनेजमेंट की कौन सी टेक्निक है यहाँ पे, साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क है। देखिए स्टैंडर्डाइजेशन कैसे पता लगा मुझे, क्योंकि इन्होंने स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, बेंचमार्क बना रखे हैं हर एक प्रोडक्ट के, तो स्टैंडर्डाइजेशन है। और क्योंकि इन्होंने जो अननेसेसरी की जो वैरायटीज थी अपने प्रोडक्ट की उनको हटा दी है मार्केट से, उन्होंने बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं रखा हुआ है, दैट्स व्हाई देयर इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। ये जो टेक्निक्स है इनका इस्तेमाल किया गया है स्टडी बडी प्राइवेट लिमिटेड ने, ठीक है। इस तरह से आपको सारे टेक्निक्स प्रिपेयर कर लेनी है। फंक्शनल फोरमैनशिप, टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, फैटिग स्टडी, दीज आर द टेक्निक्स, ठीक है। जनरली जो टेक्निक्स का क्वेश्चन है 1 मार्क्स में ही पूछा जा सकता है आप लोगों से, इसलिए आप इसकी जितनी ज्यादा से ज्यादा केस स्टडी प्रैक्टिस करेंगे दैट विल बी बेटर। Next case study is Mr. Kapoor, finance manager of ABC Limited, applied for leave to attend a family function in Amritsar. Okay, family function के लिए उन्होंने लीव के लिए अप्लाई करा। द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी रिक्वेस्टेड हिम टू कैंसिल हिज लीव एज देयर इज एन इंपॉर्टेंट मीटिंग शेड्यूल ऑन दैट डेट। मिस्टर कपूर इमीडिएटली अग्रीड एंड कैंसिल हिज ट्रिप, ठीक है। अपनी पर्सनल लाइफ को उन्होंने साइड कर दिया, या फिर ये बोलें कि उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में कोऑर्डिनेशन बनाया, ठीक है। क्यों बनाया, मीटिंग को अटेंड करने के लिए, कंपनी के बेनिफिट के लिए। अब यहाँ पे फ्योल के कौन से प्रिंसिपल को अप्लाई किया मिस्टर कपूर ने, दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल गिवन बाय द हेनरी फ्योल, ठीक है ना। यहाँ पे उन्होंने अपना जो पर्सनल इंटरेस्ट था, इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो था, उनको जाना था अपने फैमिली फंक्शन अटेंड करने के लिए, उन्होंने अपने सबऑर्डिनेट कर लिया उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स, क्योंकि जो इंडिविजुअल है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है, तो इंडिविजुअल को किस चीज की जरूरत है कि वो अपने पर्सनल इश्यूज को साइड रखे और ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरेस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को वो सुपरसीड करे, उसके लिए वो पहले काम करे, ठीक है। इस तरह से हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स के ऊपर भी इस तरीके से छोटी छोटी केस स्टडीज बनती हैं। और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, अगर आपने केस स्टडीज को बहुत अच्छे से समझा हुआ है, तो आपको आराम से केस स्टडीज के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। और बेसिकली केस स्टडीज से क्वेश्चंस इस तरीके से ही बनता है, एक पॉइंट में आपसे उस केस स्टडी को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाएगा और दूसरे पॉइंट में उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाएगा। तो जब आप केस स्टडी को तैयार कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को, तो आप उसकी डेफिनेशन को जरूर प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट केस स्टडी इज
Raj and Simran are both qualified eye surgeons and good friends. After obtaining a certificate of practice, they decide to pursue a career of their own choice. Raj started an eye care center in the city, where Simran ने government hospital में join कर लिया. They meet after a long time in a party. Raj invites Simran to visit his eye care center, and she accepts that invitation. She observed that his clinic that there is a fixed place for everything and everyone. नाम से केस स्टडी पढ़ के ही आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे आगे. फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन एंड इट इज प्रेजेंट देयर सो दैट देयर इज नो हिंड्रेंस इन द एक्टिविटी ऑफ द क्लिनिक. एंड राज ऑलवेज टेंड्स टू replace I with we in all the conversation with the staff members. Later on, Raj shares with her that he always deal with lady staff sternly to send the messages that everyone in equal in his eyes. यहाँ पे हम अगर आपने ध्यान से इसके स्टडी को रीड किया होगा तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने 3 फ्योल के प्रिंसिपल्स तो हमें क्लियरली पता लग रहे हैं. आगे चलते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे. क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर मेंशन्ड हियर. ये नहीं मेंशन किया हुआ है कि फ्योल के प्रिंसिपल बताने हैं या टेलर के प्रिंसिपल बताने हैं. तो जो भी प्रिंसिपल आपको सुटेबल यहाँ पे लगता है आप उसको आंसर कर सकते हो. ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 प्रिंसिपल्स हैं. ऑर्डर, फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन, एस्पिरेट द कॉर्प्स बिकॉज ही हैज रिप्लेस्ड आई विथ वी. इक्विटी इसलिए क्योंकि उसने मैसेज किया करता है वो अपने एम्प्लॉइज को कि देयर एवरीवन इज इक्वल इन हिज आईज. तो इक्वालिटी को प्रमोट किया जा रहा है. ठीक है, वहाँ पे हर एक एम्प्लॉय को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है. सो इक्विटी का प्रिंसिपल भी है. ठीक है, इस तरीके से 3 देखिए यहाँ पे आपसे 3 प्रिंसिपल पूछे गए हैं तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है. इस वजह से जब आप केस स्टडी पढ़ रहे हैं तो आप उसको कम से कम 2 से 3 बार उसको रीड कीजिए और अंडरलाइन कर लीजिए जो पॉइंट्स आपको लग रहे हैं कि आपको हेल्पफुल होंगे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में या जिनके साथ आप फेमिलियर हैं. उसके बाद इसमें 2 वैल्यूज पूछी हुई हैं जो सिमरन wants to communicate to the society by taking up a job in a village. As Simran is working in a village, so the values she is emphasizing that is humanity and she has a concern for poor. However, valuable questions have been deleted from the syllabus, but फिर भी अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है तो इस तरीके से आपको वैल्यूज को बतानी है. वैल्यूज अगर आप बता रहे हैं तो दैट शुड बी विद इन वन वर्ड. कोशिश करना है जितना शॉर्ट में आप वैल्यू बताएं उतना बेटर होता है. आपको सेंटेंस नहीं बनाना है किसी भी वैल्यू को फ्रेम करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए. नाउ थर्ड चैप्टर की तरफ चलते हैं. Disco Limited manufactures fashionable and designer clothes. Recently, it finds that the demand for its product has been declining. Okay, market research किया गया और ये पाया गया कि the fashion and taste of the consumers is changing at a very fast pace. ठीक है, कस्टमर्स डिमांड इंक्रीज हो रहा है. न्यू कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ रहे हैं. इट इज डिफिकल्ट फॉर द कंपनी टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर हैपनिंग्स. ऑल्सो इट इज डिफिकल्ट टू नो द एक्सटेंट ऑफ द रिलेटिव इम्पैक्ट ऑन सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल फैक्टर्स का. जो इकोनॉमी पे चेंज आ रहा है, बिजनेस पे चेंज आ रहा है, उसको डिटरमाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है. A meeting was held in which the manager from the different functional levels, एक मीटिंग हेल्ड की गई डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स के साथ जिसमें वाइस प्रेसिडेंट भी प्रेजेंट थे. डिस्कस किया गया हाउ टू डील विद द सिचुएशन. आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन इट वाज डिसाइडेड दैट they would study and analyze the market first to identify the customer taste and fashion and then manufacture the garment, right? It was also decided to increase expenditure on advertising, after sales services, etc. देखिए ये बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर से क्वेश्चन है. बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है. बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स आपको पढ़ने हैं, उसके डायमेंशंस आपको पढ़ने हैं जिसमें बहुत 5 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं. उसके बाद आपको ये पढ़ना है बिजनेस एनवायरनमेंट में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे 1991 में, उसमें एलपीजी का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. उसके बाद एलपीजी के कॉन्सेप्ट आने से जो मार्केट में चेंजेस आए उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा बिजनेस पे, उसको आपको अच्छे से करना है. और लास्ट में डिमोनेटाइजेशन का टॉपिक भी आपको प्रिपेयर करना है. अब यहाँ पे 2 फीचर्स पूछे गए हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के. साथ ही आपको लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी बताना है ऑफ मैनेजर्स ऑफ डिस्को लिमिटेड वाज हेल्ड. इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो गवर्नमेंट पॉलिसी में जो चेंजेस आए उसकी वजह से बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है ये आपको डिस्कस करना है. और व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट ये आपको डिस्कस करना है. देखिए पहले तो यहाँ पे क्योंकि फैशन और टेस्ट जो है कंज्यूमर का चेंज हो रहा है, सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक फीचर, फर्स्ट फीचर. सेकंड कि वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द फ्यूचर हैपनिंग्स. इट मींस बिजनेस एनवायरनमेंट इज
अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्सिटी भी है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि 5 डायमेंशंस है और पांचों के पांचों इंटर रिलेटेड है, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, ठीक है, और आपका टेक्नोलॉजिकल। 5 डायमेंशंस है बिजनेस एनवायरनमेंट के और पांचों के पांचों इंटर रिलेटेड है। सो दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। उन सबको समझ पाना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब आप बिजनेस को एनालाइज करते हो, ठीक। उसके बाद जो मीटिंग हेल्ड की गई, डेफिनेटली वाइस प्रेसिडेंट वाज अवेलेबल इन द मीटिंग, तो ये टॉप लेवल की मीटिंग थी। उसके बाद आपको बताना है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंजेस हुए उसका बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। सब कुछ आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि कस्टमर की डिमांड्स इंक्रीज हो गई हैं, न्यू कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ गए हैं, कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया। सो दीज आर द इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस। बिजनेस पे यही इम्पैक्ट तो पड़ा कि भाई इन कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, कस्टमर्स डिमांडिंग हो गए हैं, और अब आपको मार्केट ओरिएंटेशन पे फोकस करना है प्रोडक्ट ओरिएंटेशन के बजाय। यानी अब आपको मार्केट में जिस चीज की डिमांड है वो प्रोडक्ट बनाने हैं आपको, ठीक है। उसके उसके बाद एक और पॉइंट है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है आपको रैपिड चेंजेस को हेल्प कोप अप करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके की केस स्टडीज भी आपके बिजनेस एनवायरनमेंट से आ सकती हैं, जिसमें आपको फीचर, इंपॉर्टेंस, इम्पैक्ट, सब कुछ एवरीथिंग हैज बीन आस्क्ड इन वन सिंगल केस स्टडी। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि हम कोई एक टॉपिक स्किप करके चले जाएंगे तो हमें उससे उससे क्वेश्चन नहीं आ सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 5 और 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे उसमें से किसी भी चैप्टर का कोई एक टॉपिक नहीं होगा, उससे उस चैप्टर को कवर करने वाले बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे एक ही पॉइंट पूछा जाए। तो इस वजह से हेड्स तो सबके ही याद करने हैं, एक्सप्लेनेशन तो आपको केस स्टडी से भी पता लग जाएगी, बट हेडिंग्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे सभी लोग। नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं। After completing his education, Arun joined his father's business of manufacturing the cookware. As a businessman, his father is rigid in his approach and has fixed ideas about various issues. He tends to maintain a distance from the factory workers. However, Arun is more receptive to the needs of the workers and does not seem to believe in any class differences. He believes that prosperity of their business greatly depend upon the prosperity of their worker and vice versa. Okay. At the same time, he has good understanding of the business environment. Therefore, he introduces a new range of green pans that provide a healthy cooking surface, as they are manufactured with ceramic and silicone coating and are considered safer than the traditional petroleum-based non-stick surfaces, which may contain toxic substances. Although the new cookware range is highly prices, he expects a ready market for it, as both the purchasing power of the people and their preferences for better quality has increased over the years. Okay, so in this case study questions देखिए कैसे हैं। Identify and the nature of the management. So first chapter से भी क्वेश्चन इसमें आया हुआ है, इस तरीके के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है, बोर्ड्स में। आपको नेचर ऑफ मैनेजमेंट बताना है, यहाँ पे जो डिस्कस किया गया है इस केस स्टडी में, नेचर, नेम एंड एक्सप्लेन द रिलेटेड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, चैप्टर 2 से भी क्वेश्चन है, और बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस के बारे में भी इसमें बताया है। लेट्स कम टू द सॉल्यूशन। क्योंकि वो ये सोचता है, अरुण ये सोचता है कि भाई मेरे पापा का अप्रोच रिजिड था, लेकिन वो वर्कर्स के साथ क्लास डिफरेंसेस नहीं करता है और वो उनकी प्रोस्पेरिटी के लिए काम करता है। मींस ही हैव क्रिएटिविटी, राइट, ही हैव इमेजिनेशन। सो यहाँ पे जो मैनेजमेंट का स्टाइल डिस्कस किया गया है, दैट इज मैनेजमेंट इज एन आर्ट। वो ये सोचता है कि मुझे वर्कर्स के साथ मिलके काम करना, वर्कर्स मेरे साथ मिलके काम करेंगे। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे डिस्कस किया गया है? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। और अगर यहाँ पे बोला जाता कि फेयोल का कौन सा प्रिंसिपल है, तो एस्पिरेट द कॉर्प्स बताते हम। अब यहाँ पे कौन कौन से डायमेंशंस बिजनेस एनवायरनमेंट के हैं, ये स्टडी आपने जब पढ़ा होगा तभी आपको पता लग गया होगा। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो क्योंकि प्राइसेस की बात हो रही है तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आ जाता है। सोशल एनवायरनमेंट है क्योंकि उनके हेल्थ को लेकर कॉन्शियस है, और क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे उन्होंने कुकवेयर बनाया हुआ है, सो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आएंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है। सबको सेपरेटली आंसर करना है, अलग अलग पॉइंट्स में आंसर करना है, सबको मिला के आंसर नहीं करना है किसी को भी, ठीक है। इस तरीके की केस स्टडीज भी आएंगी, आप हेडिंग्स प्रिपेयर कर लीजिएगा अपने अच्छे से, यू विल डेफिनेटली सॉल्व ऑल द केस स्टडीज वेरी इजीली। नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं। Recently, many companies have planned for significant investment in organized retailing in India. बहुत सारे factors which have
encouraged companies to take the decisions. Our customers' income are rising, rise in standard of living. People are ready to pay high price for the high quality. Government policies of liberalization regarding MNC entry and FDI etc. यहाँ पे आपको briefly explain करना है जो changes आए हैं business environment में under different heads that have facilitated the company's decision to plan significant investment in retailing. और कौन कौन से इम्पैक्ट आए हैं ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की वजह से. एलपीजी इज द कॉन्सेप्ट विच हैज बीन लॉन्च्ड अंडर द इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1991. एलपीजी के ऊपर एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, अगर आपको रिवाइज करना है तो आप उस वीडियो से एक बार गो थ्रू हो लेना, वहां पे आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे जो रिसेंट चेंजेस आपको बताए गए थे एनवायरमेंट में, जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोला है कि भाई जो इन बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आए हैं वो बताने. तो चेंजेस किस किस हेड में आए, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल हेड्स में आए, उनके बारे में आपको डिस्कस करना है. और उसके अलावा जो इकोनॉमिक पॉलिसी जो एलपीजी है उसकी वजह से जो उसका इम्पैक्ट है, उसका इम्पैक्ट क्या था, डिस इन्वेस्टमेंट, डी लाइसेंसिंग, foreign direct investment has been promoted in India, FIPB has been set up in India. So these were the impacts on the business, right, due to the economic environment which took place in 1991. तो एक बारी एलपीजी का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे और बिल्कुल भी ना अपने टर्म्स में नहीं याद करना है एलपीजी को, बिल्कुल आपको कीवर्ड्स के साथ याद करना है. ऐसे वर्ड्स उसमें जरूर मेंशन करें जो आपके आंसर को बहुत ही प्रोफेशनल बनाता है. ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट केस स्टडी देखिए. भारत इज रनिंग एन आइसक्रीम पार्लर इन अ लोकल मार्केट. कीपिंग इन माइंड द चेंजिंग परसेप्शंस अबाउट हेल्थ अमंग द पीपल, वन ऑफ हिज एम्प्लॉय ने सजेस्ट किया कि दे शुड इंट्रोड्यूस द रेंज ऑफ फ्लेवर्ड योगर्ट. राइट, Bharat accept this suggestion. As a result, both the image and profitability of his business increases. क्योंकि वो पहले से जो थे आइसक्रीम पार्लर चला रहे थे और उन्होंने फ्लेवर्ड योगर्ट को इंट्रोड्यूस किया. अब आपको यहाँ पे मैनेजमेंट के कौन सा फीचर यहाँ पे हाईलाइट है वो बताना है, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बताना है, और यहाँ पे जो जनरल मैनेजमेंट के एक्सप्लेन, जनरल मैनेजमेंट यानी कि फ्योल ने जो प्रिंसिपल्स दिए थे उनको एक्सप्लेन करना है. देखिए मैनेजमेंट का कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे, सॉरी मैनेजमेंट का कौन सा फीचर हाईलाइट हुआ है, डायनामिज्म, बिकॉज दे आर changing their perspective of doing business, their way of doing business, right, so they are dynamic, right. उसके अलावा मैनेजमेंट बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन सा फीचर यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, डायमेंशन हाईलाइट हो रहा है, सोशल डायमेंशन हाईलाइट हो रहा है. ठीक है, क्योंकि लोगों की हेल्थ के बारे में कंसर्न है उनको, दैट्स व्हाई दे आर इंट्रोड्यूसिंग अ रेंज ऑफ फ्लेवर्ड योगर्ट. उसके बाद मैनेजमेंट का कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, इनिशिएटिव. राइट, इनिशिएटिव क्यों यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, इनिशिएटिव इसलिए वजह से हाईलाइट हो रहा है क्योंकि जो हमारा वर्कर था, जो अभिराज, उसने खुद से सजेस्ट किया है. ठीक है, वो अब उसने अपना खुद से एक स्टेप आगे लेके आया, वो उसने खुद से सजेशन दिया जिसको मैनेजमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया. यही तो इनिशिएटिव होता है. इनिशिएटिव का प्रिंसिपल यही तो होता है कि सेल्फ मोटिवेशन था उसमें, उसको लगा कि भाई मेरा आइडिया बहुत अच्छा है, दैट्स व्हाई ही हैज फॉरवर्डेड हिज आइडिया टू हिज मैनेजर ना. ठीक है, तो इस तरीके की जो चीजें हैं, इस तरीके की जो केस स्टडीज है आपको पूछी जाएंगी बोर्ड्स में. परेशान बिल्कुल नहीं होना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब बहुत ये तो पता नहीं क्या ही पूछ लिया है. आसपास के चैप्टर से, अगर थर्ड चैप्टर से केस स्टडी आई हुई है तो डेफिनेटली आसपास के चैप्टर से ही उसके टॉपिक्स पूछे जाएंगे. इसीलिए मैं बार बार एम्फेसिस कर रही हूँ कि सभी हेडिंग्स जरूर आप लोग याद कर लेंगे. जितने भी माइंड मैप्स आपको दिए गए हैं उन माइंड मैप्स को जरूर कवर कर लेंगे एक बारी. आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, प्लानिंग. नाउ वी हैव स्टार्टेड द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. एज वी ऑल नो कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं और पहला फंक्शन है प्लानिंग. अब प्लानिंग की केस स्टडीज देखते हैं कैसे आती हैं. प्लानिंग में सबसे पहले टॉपिक्स क्या क्या है एक बार डिस्कस कर लेते हैं. प्लानिंग के मीनिंग, प्लानिंग के फीचर्स, प्लानिंग का प्रोसेस, द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे केस स्टडी जरूर बनती है, प्लान के टाइप्स, प्लानिंग के लिमिटेशंस, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस. अब देखते हैं केस स्टडी. इन चकते इंडिया मूवी, Shahrukh becomes the coach of the girls hockey team. He knows that he has to prepare the girls for the international hockey matches and bring the World Cup after winning. For this, he prepared a long-term plan and thinks the way how he bet the competitors. This would be beat the competitors. He coaches the girls to play in different ways like defensive, offensive, etc. At the outset of a match, he explained who will open the match and how the ball will be passed by one player to another step by step.
यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्लान बताना है. सो दिस काइंड ऑफ क्रिटिकल क्वेश्चंस कैन आल्सो कम इन द बोर्ड एग्जाम्स. घबराना बिल्कुल नहीं है. आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो टाइप ऑफ प्लान होते हैं हैज बीन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान. आपसे ये भी पूछा जा सकता था इस क्वेश्चन में, बट यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्लान पूछे गए हैं. अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लान कौन कौन से यहाँ डिस्कस किए गए हैं. देखिए, सबसे पहले कि वर्ल्ड कप लेके आना है जीत के, ऑब्जेक्टिव है. उन्होंने लॉन्ग टर्म प्लान बनाया और उसके बारे में सोचा, उस प्लान को कैसे अचीव करना है, स्ट्रैटेजी है उनकी कि कॉम्पिटिटर्स को कैसे बीट करना है. कोच ने क्या करा, लड़कियों को सिखाया खेलने के लिए कि इस डिफेंसिव मेथड यूज करिए, ऑफेंसिव मेथड यूज करिए खेलने के लिए. दैट विल बी द मेथड, अ टाइप ऑफ प्लान. ओके. और उसने बताया एट द आउटसेट ऑफ अ मैच, ही एक्सप्लेन हु विल ओपन द मैच, हाउ द बॉल विल बी पास बाय वन प्लेयर टू अनदर प्लेयर, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, क्योंकि प्रोसीजर में स्टेप्स होते हैं. सो दीज आर द 4 प्लान्स व्हिच हैज बीन डिस्कस्ड इन द क्वेश्चन. बहुत इजी केस स्टडी है ये, बहुत ही इजी, बट इसको बहुत ध्यान से पढ़ के बहुत ध्यान से आपको इसमें से टाइप ऑफ प्लान पिकअप करना है, क्योंकि अगर एक भी टाइप ऑफ प्लान आपने इसमें रॉन्ग दिया तो आपका 1 नंबर कट जाएगा. ठीक है. और एक बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जब आप कोई भी टाइप ऑफ प्लान मेंशन कर रहे हैं और आपको यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि कोटिंग द लाइंस फ्रॉम इट, तो बिना लाइन कोट किए आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो लाइंस कोट करना बहुत जरूरी है along with every case study. The next case study is Arush joins as a sales manager of the company dealing in nature therapy produces. Being proficient in his work, he knew that without good planning, he will not be able to organize, direct, control, or perform any of the other managerial function efficiently and effectively. Only on the basis of sales forecasting, he would assist in the preparation of the annual plans for its production and sales. Besides, he will have to prepare sales plans regularly on weekly, monthly, quarterly, and half yearly basis. While preparing the sales forecast, he undertakes intellectual thinking. Intellectual thinking means what? Planning. Involves foresight, visualization, issued judgment rather than wishful thinking or guesswork. Most importantly, all these planning activities will be meaningful only if they will coincide with the purpose for which the business is carried being out. Right? In the above case study, identify the various features of planning, and we have to highlight the lines also. Planning के जो features हैं, देखिए, without good planning, he will not able to achieve the other functions. So, which feature is mentioned here? Planning is the primary function. Only on the basis of the sales forecasting, he would assist in preparation the annual plans for its production and sale. कि भाई सेल्स फोरकास्टिंग के बेस पर ही वो अपने प्रोडक्शन और सेल को प्लान बना सकते हैं, फ्यूचरिस्टिक, इट इज मेड फॉर द फ्यूचर. ठीक है. उसको कंटिन्यू बेसिस पे वीकली, मंथली, क्वार्टरली प्लान बनाना है. प्लानिंग इज कंटिन्यूअस. ठीक है. इंटेलेक्चुअल थिंकिंग, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज. एंड लास्ट में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ऑल दिस प्लानिंग एक्टिविटीज विल बी मीनिंगफुल ओनली इफ they will coincide with the purpose for which the planning is being carried out. तो planning focuses on achieving objectives. इस तरह से planning के सारे features देखिए इस question में cover हो रहे हैं. तो कुछ भी skip करके अगर आप जाते हैं तो definitely you will get stuck. ठीक है. आप केस स्टडी सॉल्व नहीं कर पाओगे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. ठीक है. तो हेडिंग जरूर याद कर लेंगे, हेडिंग से याद कर लेंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, तो केस स्टडी पिक आउट करना बहुत इजी होगा आप लोगों के लिए. The next case study is Agile Limited is a well-known automobile manufacturing company in India. The company plans to increase the sales of its sedan cars by 20% in the next quarter. ठीक है. In order to achieve the desired target, the marketing team of the company considered the impact of policy of the government towards diesel vehicle and the level of competition को भी उन्होंने देखा है उस particular segment of car में इन चीजों का क्या impact है. They explore the various available options like offering more discount to dealers and customers, providing more customer-friendly finance options, lucky draw and test drives, increasing advertising, offering more of free accessories on the purchase of the car. A thorough analysis of the various available options is done, keeping in view the relative viability of each option. The company decides to pursue the option of offering more discount to the dealers and customers in order to boost the sale of sedan cars. ठीक है. मतलब sedan, ये सब चीजें क्या हो रही हैं, ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं कि sedan car की
सेल्स को कैसे बढ़ाएंगे वो, इसके लिए देयर आर सेवरल ऑल्टरनेटिव्स जिसको उन्होंने एनालाइज किया है. In order to implement the plan, they determine the various discount packages and communicate the same to their product dealers to make the prospective consumers about the new available benefits. Advertisements are made through the various sources of print and electronic media. The market analysts of the company keep a close watch on the revenue from the sedan cars to study the effect of new initiative by the company to promote its sale. Okay. अब देखिए name the function of the management. Understood है, they are planning and planning and planning. So this is the planning function of the management which has been described in the above paragraph. Now as we know कि प्लानिंग का प्रोसेस के बहुत सारे स्टेप्स को हमने इसमें देखा कि डिस्कस किया हुआ है. देखिए क्वेश्चन क्या, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट एज आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए. पार्ट ए में कौन सा फंक्शन आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, प्लानिंग. तो प्लानिंग के स्टेप्स आपको बताने हैं और वो स्टेप्स बताने हैं सिर्फ जो इन्वॉल्व है इसके स्टडी में. देखिए प्लानिंग का प्रोसेस अगर आपको याद हो तो देयर वर 7 स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस, बट यहाँ पे उन 7 में से सिर्फ उन स्टेप्स को आपको बताना है जो इस केस स्टडी में इन्वॉल्व है, क्योंकि आपको उसके साथ लाइंस भी कोट करनी है. तो ऐसा नहीं है कि आप सारे स्टेप्स बता दोगे और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे. इन केस आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा स्टेप हमें बताना है तो आप क्या कर सकते हैं, तब आप सारे स्टेप लिख के आ सकते हो. ठीक है, और उसके साथ जो लाइन आपको समझ में आ रही है वो लिख के आ जाना है. ये लास्ट में करना है, अगर नहीं आ रहा है, फंस गए हैं पूरी तरह तो. लेकिन हमें पहले से प्रिपरेशन करके जाना है कि हमें सब कुछ है, पेपर में ऐसा कुछ भी ना हो जो हमें नहीं आता हो. ठीक है, देखिए ऑब्जेक्टिव सेट किए उन्होंने कि नेक्स्ट क्वार्टर में 20% सेल्स उन्हें इंक्रीज करना है. सेटिंग ऑब्जेक्टिव इन्वॉल्व है. उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई कि भाई हम किस तरीके से अपने टारगेट को अचीव करेंगे, डेवलपिंग प्रेमिसेस, राइट. और उन्होंने एक्सप्लोर करा वेरियस ऑप्शंस को. So they identified the alternative course of actions, right? उसके बाद उन्होंने सारे alternatives को क्या करा, एनालाइज करा, यानी इवेलुएट करा उन्होंने सारे alternatives को. द कंपनी ने जब सारे ऑप्शंस को उन्होंने डिटरमाइन कर लिया, इवेलुएट कर लिया, तो उन्होंने डिसाइड किया कि कंपनी अपने सेडान कार की जो है सेल्स को बढ़ाने के लिए कौन सा ऑप्शन चुनेगी. वो ऑफर करेगी डिस्काउंट डीलर्स को और कस्टमर्स को. ठीक है, उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट किया, सारे ऑल्टरनेटिव्स को उन्होंने पहले आइडेंटिफाई किया, उसके बाद इवेलुएट किया, उसके बाद एक ऑल्टरनेटिव को उन्होंने सिलेक्ट कर लिया. लास्ट में उन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया है. किस चीज को इम्प्लीमेंट किया है, अपने प्लान को, जो उन्होंने डिस्काउंट देने की जो प्लानिंग करी थी पैकेजेस की, उनको उन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया है. और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स वगैरह भी दिए हैं. तो उसके बाद देखिए क्या हुआ, द मार्केट एनालिस्ट ऑफ द कंपनी कीप अ क्लोज वॉच. सारी चीजें हो गई हैं, उन्होंने अपने प्लान्स को भी इम्प्लीमेंट कर दिया. उसके बाद वो मार्केट पे क्लोज व्यू रखे हुए हैं, वो देख रहे हैं कि क्या उनके एफर्ट से सेडान कार्स की जो डिमांड थी वो इंक्रीज हुई है कि नहीं हुई है. ठीक है, तो दे आर जो लास्ट स्टेप होता है प्लानिंग का, फॉलो अप एक्शन, इसको भी उन्होंने फॉलो किया है. यानी प्लानिंग प्रोसेस के सारे स्टेप्स यहाँ पे फॉलो किए जा रहे हैं. ऐसा हो सकता था कि यहाँ पे कुछ स्टेप्स होते, कुछ स्टेप्स ना होते. तो उस तरीके से आपको केस स्टडी को पढ़ना है और आपको ध्यान से क्वेश्चन को आंसर करना है. ठीक है, इन दिस वे वी आर डन विद द 4 चैप्टर्स. ठीक है, 4 चैप्टर्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यही थे कि आपको फर्स्ट चैप्टर में आपको कोऑर्डिनेशन का टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है. लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आप बहुत अच्छे से करेंगे. फ्योल के प्रिंसिपल्स जरूर कर लेंगे आप लोग. प्रिंसिपल्स के साथ डेफिनेशंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे. सबके वायलेटिंग इफेक्ट और पॉजिटिव इफेक्ट्स जरूर प्रिपेयर कर लेंगे आप लोग. टेक्निक्स बहुत अच्छे से करनी है क्योंकि टेक्निक से 1 मार्क्स में क्वेश्चंस आएंगे और देयर आर 20 एमसीक्यूज, राइट. अब जो आपको बोर्ड एग्जाम में 20 एमसीक्यूज आने वाले हैं बिजनेस स्टडीज में, तो उसमें टेक्निक से क्वेश्चंस जरूर बनेगा, उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है सभी ने. उसके बाद थर्ड चैप्टर में आपको एलपीजी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कर लेंगे. इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको भी अच्छे से प्रिपेयर करेंगे सभी लोग. उसके बाद जो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना क्यों जरूरी है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, राइट. स्कैनिंग क्यों जरूरी है, उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है. उसके बाद जो प्लानिंग का चैप्टर है, इसमें टाइप्स ऑफ प्लान, डेफिनेशन सभी लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे और प्लानिंग के जो स्टेप्स हैं उसको सीक्वेंस में बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे. ठीक है, उसके बाद प्लानिंग के फीचर्स और लिमिटेशन,
हेडिंग से आप कर लेंगे, एक्सप्लेनेशन यू पीपल विल फाइंड इन द केस स्टडीज itself. ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 5 to 8 चैप्टर्स के केस स्टडी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करवाऊंगी. तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कीजिए.